नमस्कार दोस्तों, ये है लक्ष्य पटवारी भर्ती परीक्षा का भाग 1। हमने इसमें सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान पढ़ा। अब हम राजस्थान के विषय में सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। राजस्थान सामान्य ज्ञान। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है वो है सन 1920-21 में हड़प्पा तथा 22-23 में मोहनजोदड़ो के खनन से भारत में 2500 ईसा पूर्व की सैंधव सभ्यता का ज्ञान हुआ। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज हुई 1920-21 में, मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922-23 में। इनका जब खनन हुआ तो भारत में एक नई सभ्यता का ज्ञान हुआ। वो सभ्यता थी सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व पुरानी है। नागौर जिले में जायल, डीडवाना आदि स्थानों पर निम्न पुरापाषाण कालीन, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में उत्तर पुरापाषाण कालीन, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक पुरातात्विक स्थलों से मध्य पाषाण कालीन लघु आकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, राजस्थान में नवपाषाण युगीन संस्कृति के कोई प्रमाण नहीं मिलते, ये याद रखना। राजस्थान में उत्खनित प्रमुख स्थलों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। सबसे पहले कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। सर्वप्रथम खोज 1952 में श्री अमलानंद घोष द्वारा। उत्खनन किया इसका बीबी लाल व बीके थापर ने 1961 से 1969 तक। कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में प्राचीन सरस्वती, जिसका वर्तमान नाम घग्गर है, उस नदी के तट पर। यहाँ पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये सभ्यता एक नगर प्रधान सभ्यता थी। मकान कच्चे एवं पक्की ईंटों दोनों से ही बने हुए थे। ईंटों का आकार 30 x 20 x 10 सेंटीमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गंदे पानी के निकास हेतु पक्की ईंटों की नालियां एवं शोषण पात्रों का प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। यहाँ की बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार यानी कि प्रकोटे से सुरक्षित की गई थी। यह उत्तर से दक्षिण में 250 मीटर लंबी तथा पूर्व से पश्चिम में 180 मीटर की थी। यानी कि ये दीवार आयताकार थी, आप ये कह सकते हैं। प्रकोटे के बाहर विश्व में एक जुते हुए खेत का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यानी कि जो विश्व में जुते हुए खेत का सर्वप्रथम प्रमाण अगर कहीं से मिलता है तो वो कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा निवासी शव को गाड़ते थे। यहाँ एक कब्र मिली है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की भांति मातृशक्ति एवं लिंग आदि मूर्तियां यहाँ नहीं मिली है। यानी कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में मातृशक्ति एवं लिंग आदि मूर्तियां मिली हैं, कालीबंगा में नहीं मिली है। उसके बाद है आहड़ या उदयपुर। आहड़ जो उदयपुर में है, इसका प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, अघाट दुर्ग। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि ये बनास की सहायक नदी बेड़ज के किनारे थी, आहड़ गांव में। तो ये बनास की सहायक नदी वेड्स के किनारे आहड़ गांव के एक ऊंचे टीले धूलकोट का उत्खनन किया गया, वहां ये प्राप्ति हुई थी। इसका उत्खनन सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल व तत्पश्चात 1961-62 में वी.एन. मिश्रा एवं एच.डी. सांकलिया द्वारा किया गया। तो आहड़ का उत्खनन सर्वप्रथम आर.सी. अग्रवाल ने किया था 1954 में, लेकिन उसके बाद तब इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इसका जो पूर्णतः उत्खनन किया वो 1961-62 में वी.एन. मिश्रा एवं एच.डी. सांकलिया ने किया। यहाँ से 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, जो बड़े परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रतीक हैं। मातृ देवी एवं बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रमुख उद्योग तांबा गलाना व उसके उपकरण बनाना था, क्योंकि एक घर में तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। यहाँ तांबे की खदानें भी मिली हैं। तांबे का निष्कर्षण ये यहीं करते थे।
गिलूंड राजसमंद में, बनास नदी के पास गिलूंड में ताम्रयुगीन सभ्यता एवं बाद के अवशेष मिले हैं। बागोर भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी के पास इस कस्बे के टीले का उत्खनन 1967 से 1969 के दौरान डॉक्टर वीएन मिश्र एवं डॉक्टर एलएस लैशनी द्वारा करवाया गया। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं बागोर से। बालाथल उदयपुर, इसका उत्खनन किया 1993 में। यहाँ से ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर। तो गणेश्वर सभ्यता में एक कांतली नदी के किनारे एक टीले पर उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन पूर्व हड़प्पा कालीन में ताम्रयुगीन उपकरण, कुल्हाड़े आदि बड़ी मात्रा में मिले हैं। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने उपकरण प्रथम बार मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष जो 2800 ईसा पूर्व में विकसित हुई। और ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। उसके बाद रंगमहल है जो हनुमानगढ़ में है। रंगमहल घग्गर नदी के पास स्थित है। डॉक्टर हन्नारेड के निर्देशन में 1952 से 1954 के दौरान खुदाई की गई। कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त मृण मूर्तियां गांधार शैली की हैं। उसके बाद है नोह भरतपुर, यहाँ से चित्रित स्लेटी रंग एवं गैरू रंग के पात्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ये एक प्यारा सा मानचित्र हमारे सामने है जो लक्ष्य वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है देखकर। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसको आराम से देखिएगा। इसमें आपको एक बढ़िया मानचित्र बनाकर और उसके अंदर निशान लगाकर बताया गया है कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में पाई गई है। उसके बाद अगला पृष्ठ है, उस पर है बैराठ सभ्यता के बारे में। बैराठ जयपुर में है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी या महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों में प्रथम बार उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 के दौरान हुआ। उत्खनन में मौर्य कालीन में उससे पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी से अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनियन संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। खाद्यान्न में गेहूं व चावल का प्रयोग करते थे ये लोग। सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं व पंचमार्क सिक्के मिले हैं बैराठ से। उसके बाद है नगरी, या जिसे मध्यमिका भी कहते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है। उत्खनन सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर द्वारा किया गया। यहाँ शिवी जनपद के सिक्के एवं गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा जयपुर में है। शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष तथा लौह उपकरण बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। उसके बाद है सुनारी जो कि खेतड़ी झुंझुनू में है। लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी कहाँ से प्राप्त हुई है? सुनारी से। लोहे के शस्त्र व बर्तन भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर जो कि ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन से इसमें 500 से 200 ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रेड टोंक, पूर्व गुप्तकालीन लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है रेड टोंक से। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है रेड। उसके बाद नगर है, ये भी टोंक में है। तो उनियारा के पास स्थित है ये। प्राचीन नाम इसका मालव नगर था। बड़ी संख्या में मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है यहाँ से। उसके बाद है राजस्थान के प्रमुख राजवंश, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। तो जो राजस्थान का महत्वपूर्ण एक वंश है गोहिल एवं सिसोदिया वंश, जो कि मेवाड़ राज्य से था, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उदयपुर यानी कि मेवाड़। उदयपुर के प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि रहे हैं। इस क्षेत्र पर पहले मेद अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से इसका नाम मेदपाट पड़ा। जब से राजधानी उदयपुर नगर में हुई तब से मेवाड़ के स्थान पर उदयपुर राज्य का भी प्रयोग होने लगा है। राजपूताने के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण है।
इस छोटे से राज्य ने जितने वर्षों तक उस समय के सबसे अधिक संपन्न साम्राज्य का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, वैसे उदाहरण संपूर्ण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पे मुगल साम्राज्य से मुकाबले की बात हो रही है दोस्तों। केवल राजपूताने की रियासतों के ही नहीं, परंतु संसार के अन्य राज्यों के राजवंशों से भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन है। यानी कि संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा हुआ? उदयपुर। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 566 ईस्वी के लगभग मेवाड़ में गुहादित्य, या जिसे गुहिल भी कहते हैं, गुहादित्य नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने गुहिल वंश की नींव डाली 566 ईस्वी के लगभग। उदयपुर के राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इसी प्रदेश पर राज्य किया। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है। जब तत्कालीन अन्य सभी राजा मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता के सामने अपनी स्वतंत्रता स्थिर न रख सके और उन्होंने अपने सिर झुका लिए, तब भी नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए भी उदयपुर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता और कुल गौरव की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित शब्द जो दृढ़ राखै धर्म को तिहि राखै करता, उनकी स्वतंत्रता, प्रियता एवं धर्म पर दृढ़ रहने को स्वयं ही स्पष्ट करता है। तो ये याद रख लीजिएगा आप कि उदयपुर राज्य के राज्य चिन्ह में अंकित कौन सा शब्द है? जो दृढ़ राखै धर्म को तिहि राखै करता। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? गुहिल के काल से प्राप्त होती है। गुहादित्य ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली। इनके पिता का नाम शिलादित्य व माता का नाम पुष्पावती था। गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बप्पा रावल मेवाड़ का प्रतापी राजा हुआ। इनका मूल नाम काल भोज था। बापा तो इनका विरुद्ध था। बापा के इष्ट देव एकलिंगी थे और एकलिंग जी के मुख्य पुजारी हरिद ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 में बापा रावल ने मौर्य राजा मानमुरी से चित्तौड़ दुर्ग जीता। चित्तौड़ दुर्ग आपको पता ही होगा दोस्तों। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा ही रही। बापा का देहांत नागदा में हुआ। उनका समाधि स्थल एकलिंग जी जो कि कैलाशपुरी में है, वहां से 1 मील की दूरी पर अभी तक मौजूद है, जो बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बापा रावल के वंशज अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर व एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। यह भी माना जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। गोहिल शासक शक्ति कुमार, उसके समय में मालवा के परमार राजा मुंज ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मुंज के वंशज राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। राजा भोज 1021 से 1031 ईस्वी के मध्य चित्तौड़ में रहा था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा व मेवाड़ का काफी क्षेत्र छीन लिया। उसके बाद अगला पृष्ठ है, उस पर लिखा है गुहिल शासक रण सिंह, जिसे कर्ण सिंह भी कहते हैं, 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। तो मेवाड़ की रावल शाखा के जन्मदाता कौन हुए? क्षेम सिंह, जो कि रण सिंह के पुत्र थे। रण सिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर राणा शाखा की नींव डाली, जो सिसोदे में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। तो क्षेम सिंह के समय मेवाड़ की जो शाखाएं थी वो 2 शाखाओं में बंट गई। एक थी रावल शाखा, एक थी सिसोदा। रावल शाखा को जन्म दिया क्षेम सिंह ने और सिसोदा ग्राम की स्थापना की ये राहप जी ने, इसलिए ये सिसोदिया कहलाए। क्षेम सिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह व कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडौल
के चौहान राजा कीतू ने 1177 ईस्वी में सामंत सिंह से मेवाड़ का राज्य छीन लिया। तब सामंत सिंह ने वागड़ में अपना राज्य स्थापित किया। कीर्तिपाल को क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार सिंह का वंशज जैतर सिंह प्रतापी व वीर राजा था। जैतर सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नागदा पर आक्रमण किया। वह नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। तब जैतर सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया, क्योंकि नागदा को भारी क्षति पहुंची। मेवाड़ के प्रमुख शासकों का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले शासक जिनका विवरण है वो है रावल रतन सिंह। तो जैतर सिंह के वंशज समर सिंह के दो पुत्र रतन सिंह व कुंभकर्ण हुए। कुंभकर्ण नेपाल चला गया, वहां इस राजवंश की नींव डाली। रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम साका थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया व 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ का किला फतेह किया। ये जो तिथि होती है ये आप अच्छे से याद करके रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए हुआ था। इस युद्ध में रावल रतन सिंह मारे गए व रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस युद्ध में गोरा व बादल दो वीर युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व वीर गति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। चित्तौड़ के प्रथम साके में प्रसिद्ध इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यह राजस्थान का दूसरा साका था। रानी पद्मिनी सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण कौन से थे? अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति, दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिण भारत जाने वाला प्रमुख मार्ग इसी के पास होकर गुजरता था, रावल रतन सिंह की सुंदर रानी को प्राप्त करने की लालसा, ये तीन कारण थे जो मुख्य थे। उसके बाद महाराणा हमीर 1326 ईस्वी में सिसोदिया शाखा के राणा अरी सिंह के पुत्र राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर वहां के राजा जैसा को हराकर अपना अधिकार कर लिया और चित्तौड़ में गुहिलों के ही वंशज सिसोदिया वंश की नींव डाली। तब से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक के चित्तौड़ पर आक्रमण को विफल किया था। तब से लेकर महाराणा उदय सिंह के समय तक मेवाड़ का शासन चित्तौड़ दुर्ग से ही चलता रहा। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित रसिक प्रिया टीका में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विश्व घाटी पंचानन कहा है। विश्व घाटी पंचानन मतलब विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश। हमीर का देहांत 1364 विक्रमी संवत में होना माना जाता है। महाराणा लाखा व महाराणा मोकल। तो महाराणा हमीर के पौत्र व क्षेत्र सिंह के पुत्र लक्ष्य सिंह यानी कि राणा लाखा सन 1382 में चित्तौड़ के राज्य सिंहासन पर बैठे। इनके राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई, जिससे चांदी और शीशा बहुत निकलने लगा, जिससे राज्य की आय में बड़ी वृद्धि हुई और इनकी चांदी हो गई। महाराणा लाखा के काल में ही एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। महाराणा लाखा का वृद्धावस्था में मंदौर के राव रणमल राठौर की बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ और लाखा के बड़े पुत्र टूंडा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई की होने वाली संतान को देने की भीषण प्रतिज्ञा की। इसलिए राव टूंडा को राजस्थान का भीष्म भी कहते हैं। हंसाबाई ने मोकल को जन्म दिया। महाराणा लाखा की मृत्यु जो 1421 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद टूंडा ने मोकल को राज्य सिंहासन पर बैठाया। रघुकुल में या तो रामचंद्र के पितृभक्ति के कारण ऐसा ज्वलंत उदाहरण दिखलाया या फिर टूंडा ने। महाराणा मोकल ने इस विदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तथा द्वारिकानाथ
का मंदिर बनवाया। महाराणा मोकल की हत्या महाराणा खेता की पासवान के पुत्र चाचा और मीरा ने सन 1433 में की। महाराणा मोकल की हत्या का बदला राव रणबल ने चाचा और मीरा को मार कर लिया था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।